गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है परासरण। यूनिट फर्स्ट में ही है ये, पेपर सेकंड का। परासरण भी एक विशेष प्रकार का विसरण ही है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ये थर्ड टाइप का एक विसरण है जिसमें जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से विसरित होता है। इस प्रक्रिया के बारे में एबे नॉलेट ने 1784 में बताया था। इसके बाद रुटॉच ने पादप अंगों के भीतर परासरण द्वारा जल के गमन में सहायक बलों को बताया और फेफर ने परासरण दाब के लिए ऑस्मोमीटर की खोज की और उसका विकास किया। परिभाषा अगर हम परासरण की देखते हैं तो परासरण दो विभिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली वह विशेष प्रकार की विसरण क्रिया होती है जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बोला था कि परासरण वो क्रिया है जहाँ जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है। ठीक है, जल एक विलायक है और वो अपनी जहाँ जल अधिक है वहाँ से वो जल वहाँ पर गमन कर रहा है जहाँ पर कि जल के अणु कम है। ठीक है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह से डिफ्यूजन ही हो गया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या इन्वॉल्व है, इसलिए ये परासरण हो जाता है। अब जब दो विभिन्न सांद्रता वाले घोल जब आ जाते हैं, यानी प्योर वाटर नहीं है, शुद्ध जल नहीं है, तो फिर विलायक जो कि जल है, जो विलायक है, वो कम सांद्र वाला घोल से अधिक सांद्र वाले घोल की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूवमेंट करते हैं। तो किसी भी विलयन की सांद्रता कैसे निर्धारित होगी? किसी भी विलयन की सांद्रता विलेय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होगी। हम सब जानते हैं कि विलयन का निर्माण विलायक और विलेय से मिलकर होता है, यानी विलायक में हम विलेय को जब डाल दें तो एक विलयन तैयार हो जाता है। तो विलेय के जितने अणु उस विलायक में होंगे वो उसकी सांद्रता निर्धारित करेगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, विलयन विलायक और विलेय को मिलकर बन रहा है और विलयन तीन प्रकार का हो रहा है। विलयन अति परासरी हो सकता है, विलयन अल्प परासरी हो सकता है और विलयन सम परासरी हो सकता है। अब अति परासरी, सम परासरी और अल्प परासरी क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक यानी अति परासरी। अति परासरी वो विलयन होता है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। हाइपोटोनिक या अल्परासरी विलयन वो होता है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन वो विलयन होता है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के समान ही होती है। ठीक है, तो ये तीन टाइप जो होते हैं ये कोशिका के संदर्भ में हम बोल रहे हैं। अगर कोशिका नहीं है और वेसल्स के अंदर, किसी पात्र के अंदर अगर विलेय को घोला जा रहा है जल के अंदर और सॉल्यूशन का निर्माण हो रहा है तो वो वहाँ उससे निर्धारित होगा। तो कंपैरिजन ज़रूरी हो जाता है कि दो विलयन में कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि कौन सा अल्प परासरी है और कौन सा अति परासरी है। यहाँ आप देखिएगा कि मैंने इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर दो वेसल लिए गए हैं। इन दो वेसल्स को नाम दिया गया है वेसल 1 और वेसल 2। वेसल 1 और वेसल 2 हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि यहाँ पर ये वेसल 1 है और ये वेसल 2 है।
यहाँ पर भी जल भरा गया और यहाँ पर भी जल भरा गया। जल की मात्रा आप देख पा रहे हो 1 लीटर इधर है और 1 लीटर इधर है। तो जल यहाँ पर विलायक हो गया और इसके अंदर हमने डाल दिया 2 चम्मच शुगर और बी में हमने डाला है 1 चम्मच शुगर। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हम अल्प परासरी और अति परासरी बता सकते हैं। ठीक है, बीच में यहाँ पर एक SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ये अलाउ करती है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अपने अंदर से जाने के लिए, लेकिन ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं जाने देती। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इस तरह की पारगम्यता जो है उसको अर्ध पारगम्यता कहते हैं। तो यहाँ पर अर्ध पारगम्य सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 लीटर इक्वल मात्रा में विलायक मौजूद है, लेकिन विलय की मात्रा जो है वहाँ 2 चम्मच है और विलय की मात्रा यहाँ पर 1 चम्मच है। तो विलय की मात्रा निर्धारित करेगी सांद्रता। तो इस घोल की सांद्रता इस घोल की तुलना में कम है। ये घोल जो हो गया वो अल्प परासरी हो गया और ये घोल जो हो गया वो अति परासरी हो गया। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा वो कहाँ से होगा? जल अपने कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ गमन करेगा। तो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो अधिक सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ होगा, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ गति करेगा। यहाँ पर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन में आप मुझे आंसर करके बताइए। एक बीकर लिया जा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक वेसल ले रही हूँ, एक वेसल बना देती हूँ और बीच में यहाँ पर ये SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? यहाँ पर 5 लीटर वाटर है और यहाँ पर 6 लीटर वाटर है। ओके, तो विलायक 5 लीटर यहाँ पर है और 6 लीटर यहाँ पर है। इसमें 20 टेबल स्पून शुगर मिला दी जाती है और यहाँ पर 25 टेबल स्पून शुगर मिला दी जाती है। ठीक है, ये A है, ये B है। 20 टेबल स्पून शुगर यहाँ पर है, ये शुगर है और यहाँ पर 25 चम्मच शुगर है। अब मैं आपके लिए जो क्वेश्चन दे रही हूँ वो ये कि आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है और वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, A से B की तरफ होगा या B से A की तरफ होगा। नेक्स्ट, परासरण के प्रकार। परासरण 2 प्रकार का होता है, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। जैसा कि नाम बता रहा है, अंतः और बाह्य, अंदर जाना और बाहर जाना। तो अंतःपरासरण क्या है? किसी की भी कोशिका को जब अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अल्प से अति की तरफ जा रहे हैं, तो इस क्रिया को अंतःपरासरण कहेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि जब कोशिका शुद्ध जल के अंदर भी रख दी जाए तो कोशिका के अंदर का जो सेल सैप है उसकी सांद्रता बाहर की माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी, तो जल बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। उदाहरण, जैसे हम किशमिश को अगर जल में गला देते हैं तो वो फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर शर्करा है, शुगर है और बाहर शुद्ध जल है, तो वो अंदर की तरफ प्रवेश करेगा और किशमिश फूल जाएगी। दूसरा प्रकार बाह्य परासरण। यदि कोशिका को अति परासरी विलयन के अंदर रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका से अति परासरी विलयन की तरफ गमन कर जाते हैं
और इस क्रिया को बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे कि अंगूर को अगर हम अधिक शर्करा वाले शुगर सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता अधिक है उसमें रख देते हैं तो वो पिचक जाते हैं। इस चित्र के द्वारा अंतः परासरण और बहिः परासरण की क्रिया को और अच्छे से समझाया जा सकता है। यहाँ पर एक अंडा ले लिया गया जिसको कि चूने में डाल दिया जाता है। एग है, एग का जो शेल होता है वो कैल्शियम का बना होता है, तो उसको एक HCl का विलयन जो होता है, तनु HCl के विलयन के अंदर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है और उसको थोड़ा घिस कर हम साफ़ कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका हार्ड शेल होता है अंडे का वो घुल जाता है, हट जाता है। अब अंडे का जब हार्ड शेल घुल जाएगा तो उस अंडे को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं और उसकी जो नॉन ट्रांसपेरेंट झिल्ली है वो एक सेमी परमेबल या अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। अब बोतल ली जाती हैं, चौड़े मुंह की बोतल लेते हैं और चौड़े मुंह की बोतल में एक बोतल के अंदर यहाँ पर वाटर ले लेते हैं और उस वाटर के अंदर अंडे को डाल देते हैं। उस अंडे को जिसका कि शेल जो है वो हार्ड शेल जो था उसको हटा दिया गया है। 2-3 घंटे रखने के बाद जब हम बोतल को उल्टा करते हैं तो देखते हैं कि वो अंडा बाहर नहीं आ रहा है। कारण ये कि ये शुद्ध विलायक जो है, जल जो है वो अंतः ऑस्मोसिस के द्वारा अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है और अंडा फूल जाता है और उस बोतल से बाहर नहीं आ पाता। दूसरी बोतल के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट विलेय है और इसकी सांद्रता अधिक है, तो ये अति परासरी हो गया। जब इसके अंदर अंडे को डाला जाता है तो 2-3 घंटे बाद देखते हैं कि अंडा जो है वो श्रंक हो गया, पिचक गया और आसानी से बोतल से बाहर भी आ गया। तो ये क्रिया जो है वो बहिः परासरण को दर्शाती है और ये क्रिया जो है वो अंतः परासरण को दर्शाती है। वापस दोहराऊं अगर मैं, तो यहाँ शुद्ध जल है तो उसकी सांद्रता बहुत ही कम है और यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन है यानी ये अति परासरी है। तो अंडे अल्प परासरी हो गया, अंडे के अंदर का घोल, और वो अल्प परासरी से बाह्य परासरी में आ गया और अंडा श्रंकन हो गया। जबकि यहाँ पर शुद्ध जल जो है वो अंडे में प्रवेश कर गया तो यहाँ पर अंडा फूल गया। तो इस तरह हम अंतः परासरण और बाह्य परासरण को समझ सकते हैं। परासरण के अपने अनेक महत्व हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी अवशोषण और एसेंट ऑफ सैप, अनेक इसके उदाहरण रहते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो परासरण जो है वो पौधों द्वारा, उसके महत्व अगर हम देखते हैं तो पहला महत्व जो है वो है कि पौधों द्वारा मृदा से जल का अवशोषण परासरण के द्वारा ही होता है। दूसरा, कोशिकाओं में अगर जल अंदर प्रवेश करता है यानी अंतः परासरण की क्रिया होती है तो कोशिका स्फीत बनी रहती है, टर्जिड बनी रहती है, और स्फीत कोशिका जब होगी तो उसका जीव द्रव्य भी सक्रिय होगा। ये मैंने शुरू में आपको पहली क्लास में बताया था कि जीव द्रव्य में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो जल के माध्यम में होती हैं, और जल अगर कोशिका में रहेगा, स्फीत कोशिका रहेगी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी उसकी अच्छी होती रहेगी। तीसरा उसका महत्व है कि पौधों में अवशोषण जल का जो आंतरिक वितरण होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि जाइलम है वो जल को ऊपर ले जाता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, वो सब परासरण के द्वारा होता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पर कोशिका में मौजूद है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम कर रही है। चौथा उसका महत्व है वृद्धिशील कोशिकाओं की वृद्धि परासरण क्रिया द्वारा ही होती है।
तो परासरण क्रिया सजीव प्रणाली के अस्तित्व पर निर्भर जो परासरण जो है प्रणाली, जो सजीव प्रणाली है, जितने भी लिविंग्स हैं उनके लिए ऑस्मोसिस का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वृद्धि लगातार होती रहे तो जल की आवश्यकता होती है। पांचवा महत्व है पर्णरंध्रों की जो मूवमेंट, जो गति होती है, स्टोमेटा का जो मूवमेंट होता है, जो स्टोमेटा जो खुलते हैं और बंद होते हैं, उसके लिए इस फीती का, टर्जिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है खुलने के लिए। और अगर परासरण की क्रिया नहीं होगी तो जल अंदर, अंतःपरासरण नहीं होता है, जल अंदर नहीं जाएगा तो स्टोमेटा भी नहीं खुलेंगे। लास्ट इसका महत्व है कि जितने भी ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे शुष्कता प्रतिरोधी और फ्रॉट रेजिस्टेंस, यानी जो पाला गिरता है ना, जिसे हम कहते हैं तुषार प्रतिरोधी पादप हैं, उनमें परासरण दाब बहुत अधिक होता है। इससे कोशिका से जल हानि को रोका जा सकता है, और यह एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है, कार्य की अनुकूलन होता है। तो ये परासरण के महत्व थे। आज इतना ही लेंगे। परासरण का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी है वो एक्सरसाइज आप करके और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।